Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लासेस में हम लोग चर्चा करते हुए आए हैं। हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करी है और विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करी है। इसके अलावा हमने क्षेत्रफल सदिश के बारे में चर्चा करी है, यानी एरिया वेक्टर के बारे में। आज की क्लास में हम लोग अपने डिस्कशन को करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे गॉस नियम, और गॉस नियम से संबंधित अनुप्रयोगों को हम लोग आज की क्लास से समझना कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गॉस नियम और गॉस नियम पर जो अनुप्रयोग है उन पर आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग गॉस नियम के अनुप्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो पृष्ठ हैं उन पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि गॉस नियम किस तरीके से लागू हो रहा है। आज की क्लास में हम लोग गॉस नियम के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आप लोग रेडी होंगे नोट डाउन करने के लिए उन सभी बातों को जो कि यहाँ पर बताई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग डालेंगे आप मेरे साथ सभी। हेडिंग पुटअप करेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सॉरी, applications of गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं और समझने वाले हैं किस प्रकार से गॉस लॉ इज अप्लाइड, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो सबसे पहला हम लोग जहां पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। सी स्टूडेंट, नंबर 1, अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड near an infinite charged wire। तो एक तार की हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, अनंत तक वो तार लंबी है और उसमें क्या है, आवेश है, वो आवेशित भी है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहला जो पार्ट है ये वाला फिगर है। ये बीच में आपको एक पट्टी दिख रही होगी, ये तार है और इसमें हमने सपोज माना है ये धनावेशित है। कोई सा भी आवेश आप ले सकते हैं, धन या ऋण। जो फिगर में दिखाया हुआ है वो है धनावेशित। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक अनंत लंबाई का हमको सीधा तार दिख रहा है जो कि एक समान आवेशित है, और इस पर कौन सा आवेश है, इस पर धन आवेश है। ठीक है, फर्स्ट चीज ये है। उसके बाद जो बाहर चीजें बनी हुई हैं उसको हम लोग अभी डिस्कवर करेंगे, क्यों बनी है, क्या बनी, क्या कारण है उनका। सबसे पहले ये चीज है इसमें इंपॉर्टेंट। तो हम पूरे तार पर कितना आवेश है ये तो हम नहीं बता सकते, पूरे तार पर कितना आवेश है हम ये नहीं बता सकते। हमें बस इतना पता है कि तार पर जो आवेश है वो एक समान रूप से है। क्या है, वो एक समान रूप से है।
तो हम पूरे तार पर हम लोग आवेश नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग तार आवेश की मात्रा निकालने के लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रति तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश हम निकाल सकते हैं। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, इसको कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम सपोज करते हैं कि पूरे तार पर जो आवेश है वो कैपिटल क्यू है, पूरे तार पर आवेश जो है वो कैपिटल क्यू है, और तार की लंबाई एल है, हमें पता नहीं है ना, इनफाइनाइट है, तो हम उसको एल मान ले रहे हैं, ठीक है, हम उसको एल मान ले रहे हैं। तो अगर लंबाई एल है और उस पर जो कुल आवेश है वो क्यू है, तो प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो क्यू अपॉन एल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एल लंबाई के लिए कितना निकल जाएगा? एल लंबाई के लिए उसको एल से गुणा कर देंगे तो क्यू निकल जाएगा। तो हमने बोला कुल आवेश क्यू है। प्रति एकांक का काम हम इस प्रकार से करते हैं, प्रति एकांक के लिए हम लोग इसको, इसी जो जो मैंने बोला तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, इसको हम लोग एक नया नाम भी दे सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसे कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व आप कहेंगे कि जो तार है इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं, या फिर रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये क्या है? क्यू अपॉन एल है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई, ये चीज क्लियर है आप सभी को? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब जब हम गॉस के नियम से संबंधित इंपॉर्टेंट बातों को समझ रहे थे, तो हमने कहा था कि जब विद्युत क्षेत्र की गणना की जाएगी तो उसके लिए हमने गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक गॉसीय पृष्ठ को लेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक है, हम उसके इमेजिन करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। अब दूसरा एक और पॉइंट हमने लिखा था कि जो हमारा गॉसीय नियम जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमको एक चीज अपने लिए सुविधाजनक जो बनाएगी वो ये चीज है कि जो पृष्ठ हम ले रहे हैं वो सममिति हो, उसमें सिमेट्री हो, है ना, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो कि सममिति हो, जो कि क्या हो? सममित हो, और सममित हो और काल्पनिक हो। तो सममिति के लिए हम क्या करेंगे? देखो, दोनों बातों को प्रूव करना है हमको। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके लिए हमने क्या कहा? गॉस लॉ में जो एक दो दिन पहले बात बताई, गॉस लॉ में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए कि अब हम आगे करेंगे तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है? विद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना हमको करनी होगी। और एक और बात बताई थी कि हमारा संभव प्रयास ये रहेगा कि जो पृष्ठ है ये सममिति में हो। सममिति मतलब देखो, हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है? हमने यहाँ पर एक बेलन को एज्यूम किया है। क्या किया है? एक बेलन को एज्यूम किया है। तो हम ये कह रहे हैं इस बेलन के अंदर से, इस बेलन के अंदर से ये तार निकल रही है, जो ये अनंत लंबाई की जो तार है, ये कहां से निकल रही है? इस बेलन के बीच से। तो हमने जो गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी है वो बेलनाकार है। मतलब पृष्ठ ऐसा होना चाहिए बच्चों जिसके कि अंदर ये पूरा आ जाए, जिसके अंदर ये तार पूरा अच्छे तरीके से आ जाए। और हम ये मान रहे हैं कि ये सममित है। सममित मतलब क्या है? कि ये बेलन है, अगर ये बेलनाकार पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है वो ये है, तो तार इसके ठीक बीच से जा रहा हो, तार इसके ठीक बीच से जा रहा हो तो सममित हो जाएगा। मतलब वो चारों तरफ जो उसकी दूरी होगी वो बराबर होगी। तो इसको हम सममित कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। बात समझ में आई? तो हमने क्या करा? इसके बाहर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी जो कि ये बेलनाकार पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, हम ये बोलते हैं कि ये एक समान है। यहाँ पर हम ई की बात करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वो एक समान है। तो इतनी बात को हम नोट डाउन कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वो सममित होना चाहिए, और उसके प्रत्येक बिंदु पर जो ई है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है? तो जो हमारा पृष्ठ बना है वो कैसा बना है? वो बना है बेलनाकार। इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, मेरे साथ नोट डाउन कीजिए जरा। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने हेतु विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने हेतु
हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि सममित हो। और दूसरा पॉइंट, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है यानी E वो एक समान है। तो गॉस का नियम हम अप्लाई कर सकते हैं। गॉस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? कुल आवेश, पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश। तो जो पृष्ठ हमने मान रखा है ना, इसलिए हमने इसीलिए माना कि इसके अंदर जो आवेश आएगा वो हमारा Q होगा, इसके अंदर जो कुल आवेश आएगा Q होगा। और विद्युत फ्लक्स की एक और परिभाषा आपको पता है, एरिया इंक्लोज्ड E डॉट DA, याद है ना? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र जो कि कांस्टेंट होता है। और DA क्या है? DA इज एरिया वेक्टर। ठीक है, किसी एक बहुत ही छोटे से सूक्ष्म से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो है DA। बात समझ में आई? तो हमने ये चीज गॉस के नियम से अप्लाई करी। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर हमारे पास जो आकृति है, चलो मैं बना करके दिखाता हूं आपको, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये हमारे पास आकृति है, ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर बना रहा हूं यहां पर, जो पीछे हमने देखा था। ठीक है, उसी प्रकार का कुछ। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये है हमारे पास गॉसियन पृष्ठ। तार कहां है? तार इसके अंदर है, तार को भी बना देते हैं, वायर को भी बना देते हैं। ये रही वायर इसके अंदर से होकर के जो जा रही है, इसके ठीक बीचों बीच। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए कि हम कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स मुझे किस किस पृष्ठ द्वारा निकलता हुआ दिखाई देगा? विद्युत फ्लक्स मुझे 3 पृष्ठों द्वारा निकलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। एक तो ये ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा, एक तो ये ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा, इसको मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ये ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा ऐसे बाहर को निकलेगा, एक ही नीचे वाले पृष्ठ द्वारा ऐसे नीचे को निकलेगा। फ्लक्स क्या होता है? बाहर की ओर निकलता हुआ होता है ना, हमने बात करी है इस चीज के बारे में। फ्लक्स को मैंने आपको समझाया, फ्लक्स क्या हो? पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला। ठीक है, तो और तीसरा जो होगा, ये जो आपको ये जो गोलाकार जो इसका सरफेस दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस जिसको हम कहते हैं, वक्रीय पृष्ठ कहते हैं, एक इससे बाहर निकलता हुआ होगा। तो 3 पृष्ठों से मुझे दिखाई दे रहा है फ्लक्स जो है निकलता हुआ, 3 पृष्ठों से। ठीक है, तो जो कुल फ्लक्स होगा वो इन्हीं 3 पृष्ठों के कारण होगा। आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये जो बेलन है, पाई सिलेंडर या फिर बेलन, वो जो फ्लक्स निर्मित करेगा वो 3 फलकों के, फाई 1 फाई 2 फाई 3, फाई 1 फाई 2 फाई 3 नाम दे देते हैं हम। फाई 1 सपोज हम ये नाम देते हैं, फाई 1 ये वाला फलक है, फाई 2 इस वाले फलक के कारण है, और फाई 3 ये वाले फलक के कारण जो विद्युत फ्लक्स है। ठीक हो गया? तो फाई क्या होता है? हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ई डी ए कॉस थीटा। ई डॉट डी ए क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से फाई 2 होगा ई डी ए कॉस थीटा 2। ठीक है, एंगल जो होगा वो हम लोग डिटरमाइन अभी करते हैं। और फाई 3 क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा 3। पहले वाले केस में देखिए, आप पहले वाले केस में आप जो दिशा है उसको देखिए। तो पहले वाले केस में देखिए, अच्छा यहां पर हमने अभी विद्युत जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी गणना नहीं करी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसे दिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऐसे दिखेगा, पृष्ठ के लंबवत। जो हमारे गॉसियन पृष्ठ है इसके लंबवत दिखेगा। ये क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है।
ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमको कैसे दिखेगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सबसे पहले हम यहां पर थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं। थीटा जो है ई और डीए के बीच का कोण है। देखो क्षेत्रफल हम ये वाला पृष्ठ ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। और ई क्या है, ई इधर की तरफ, देखो क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ, डीए जो है इधर की तरफ, और ई जो है विद्युत क्षेत्र हमारा जो है वो इधर की तरफ। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा 90, यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। तो जस्ट पुट हियर cos 90 डिग्री प्लस, ऐसे ही देखिए ये φ2 ये वाला पृष्ठ है, ये वाला जो है φ2 है, तो φ2 में भी देखिए ऐसे नीचे की तरफ डीए मुझे दिख रहा है पृष्ठ के अभिलंबवत, लेकिन बाहर की ओर, ऐसे नहीं लेंगे हम क्योंकि अंदर की ओर हो जाएगा, ध्यान है ना, तो लंबवत बाहर की ओर। और ई जो है, ई देखो ई ऐसे डायरेक्शन में, तो दोबारा से देखिए दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, डीए नीचे की तरफ हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ई इधर की तरफ, दोबारा से दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो अगेन वी विल राइट 90 डिग्री हियर। ओके, अगेन वी विल राइट, ये हो गया हमारा 90 और इसकी जगह भी हो गया 90, ठीक है। अब थर्ड वाला जो φ3 है, φ3 देखो, φ3 ऐसे है, यहाँ पर φ3 ऐसे है, और इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी ऐसे होगा, बाहर की तरफ होगा फलक की, हमने बात करी है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जो φ3 जो डीए है और जो हमारा ई है उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, उसकी डायरेक्शन सेम है। जो जब डायरेक्शन सेम होती है, एक ही रेखा में होती है, तो वहां पर थीटा 0 होता है। देखो डीए की डायरेक्शन भी है और ई की डायरेक्शन भी है, तो एंगल कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का, है ना। तो अब हम यहाँ पर थीटा की जगह जो φ3 वाले केस है, तीसरे जो फलक है उसके कारण जो फ्लक्स है वहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है, एंगल जो होगा 0 आ जाएगा। अब हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं, cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो cos 0 है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा EDA। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ इसी फलक के, जो वक्राकार जो फलक है आपका, जो कर्व्ड सरफेस है, उसके कारण ही हमारा जो नेट फ्लक्स हमको बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी दोनों के कारण तो 0 0 हो जा रहा है। क्यों 0 0 हो जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर है ई और डीए, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ठीक हो गया। अब ई डॉट डीए निकाल लेते हैं। तो ई मैंने क्या बोला, ई तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो कि एक समान है ना, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, समाकलन सिर्फ उसी का होता है जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब डीए का समाकलन होगा। ई डीए का क्या मतलब है, डीए का समाकलन करने का मतलब है कि मैंने एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर लिया है, तो ये पूरा जो है, इस पूरे का पूरे सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होगा वो ए होगा। इस छोटे से पृष्ठ को मैंने लिया है, इसका क्षेत्रफल मैंने लिया डीए। तो मैंने ये माना है कि ये जो बड़ा सा सिलेंडर है, बड़ा सा बेलन है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, छोटे छोटे डीए डीए टुकड़ों से मिलकर बना है, डीए 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 मिला करके ए बना। तो इसलिए हमने डीए निकाला और उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं हम पूरा बड़ा ए लगाने के लिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम देख रहे हैं ये डीए डीए जुड़ करके पूरा जो क्षेत्रफल है कितना बड़ा बनेगा, है ना। तो इंटीग्रेट करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक बड़ा सा बेलन, और इस बड़े से बेलन को, इस बड़े से बेलन का जो क्षेत्रफल होगा, जब मैं ई डॉट डीए करूंगा तो ये बन जाएगा ए, डीए 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 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा क्षेत्रफल बन जाएगा, जो कि किसका क्षेत्रफल है, जो कि हमारा सिलेंडर का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो हमारे पास आया ई डॉट, जो हमारे पास वैल्यू आई है विद्युत फ्लक्स की, वो आई है ई डॉट 2 पाई आर एल। लेकिन हम जानते हैं गॉस के नियम से ये किसके बराबर होगा, ये होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि ई डॉट 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर और एल पता है ना, आर इस बेलन की त्रिज्या है, एल इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो हमने वो एज्यूम करके यहाँ पर हमने बेलन का क्षेत्रफल रख दिया है। आप एच भी ले सकते हो एल की जगह, इट इज अप टू यू। अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है सॉरी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल, क्यू अपॉन आर एल, ठीक है। और हमें पता है, यहाँ पर हमें एक चीज पता है, इसको अगर हम हाईलाइट कर देते हैं, अभी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं।
फिलहाल आप इसे हाईलाइट कीजिए। इसमें हमको एक मॉडिफिकेशन और करना है बस। क्यू, अब हम यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था उसका यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना नोट डाउन कीजिए। इसके बाद की जो लाइन आएगी उसमें हम रेखीय आवेश घनत्व को यूज करने वाले हैं। इतना नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर देखो रेखीय आवेश घनत्व हमने क्या ले रखा है, क्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो स्मॉल एल है, तो मैं स्मॉल एल लिख लेता हूँ, ठीक है। जो बेलन की लंबाई है दैट इज स्मॉल एल, वहां पर मैं स्मॉल एल लिख लेता हूं, ठीक हो गया। तो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है। यहां पर क्यू जो कुल आवेश जो बद्ध है वो स्मॉल क्यू है, हमने स्मॉल क्यू ले रखा है, और स्मॉल एल जो है बेलन की लंबाई, तो क्यू अपॉन एल हो गया, ठीक है। और जो एकांक लंबाई की हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल एल हो गया। और यहां पर हम Q इज इक्वल टू देखेंगे तो ये आएगा लैम्डा एल, Q इज इक्वल टू आएगा लैम्डा एल। तो हमको क्या करना है, E इज इक्वल टू जो हमारे पास पीछे लास्ट लाइन में फॉर्मूला बना है, E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल की जगह हमको ये वैल्यू पुट कर देनी है, Q की जगह 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन आर एल। एल से एल कट गया तो क्या आया लैम्डा अपॉन आर, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो फाइनल फॉर्मूला तो हमारा ये आया है, फाइनल फॉर्मूला तो हमारा ये आया है, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वो आया है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो, 2 की गुणा कर देंगे आप, तो ये 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप क्योंकि आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो इसीलिए मैंने 2 की गुणा करी है, ठीक है, जस्ट फॉर मॉडिफिकेशन। यहाँ से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है, वो है E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो तार की जो हम गॉसिया पृष्ठ ले रहे हैं उससे जो दूरी होगी, जो आवेश है, हम जिस आवेश रेखीय आवेश का जो बिंदु है उससे इसकी दूरी जो होगी उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं E और R में एक ग्राफ खींचूं, E और R में एक ग्राफ को ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। E और R में अगर एक ग्राफ खींचा जाए बच्चों तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा, ठीक है। इधर की तरफ मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रखी है, इधर की तरफ मैंने R ले रखा है, जो कि बिंदु है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व का बिंदु। तो हम ये देख सकते हैं कि रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा पहला अनुप्रयोग गॉस के नियम का। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक गॉस का नियम का अनुप्रयोग, और जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपकी समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इसे एक बार जरूर देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।